हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबीई प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ रत्नकलश दीक्षित। ये आज हमारा बायोडाइवर्सिटी जो टॉपिक है, ये इन्वायरमेंट के सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। यहाँ पर हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी होती क्या है और यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। सिंपली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी वर्ड जो है, बेसिकली बायोडाइवर्सिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो है बायो, सेकेंड वन इज डाइवर्सिटी। बायो का मतलब क्या है यहाँ पर, मैंने आपको इससे पहले एक क्लास जो में डिस्कस किया था, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर का मतलब क्या होता है, जहाँ पर लिविंग थिंग्स होता है। बायोटिक फैक्टर का सिंपल सा मतलब है लिविंग थिंग्स। क्लियर है। तो यहाँ पर लिविंग थिंग का मतलब है एनिमल। यहाँ पर क्या होंगे, एनिमल्स होंगे, प्लांट। ठीक है। अब और बहुत अलग अलग टाइप की स्पीसीज होती है। बेसिकली अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है, जैसे टेडोफाइट, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। ये जितने भी आप देखते हो, ये एक अलग अलग टाइप की प्लांट की स्पीसीज है। और एनिमल की बात करें तो एनिमल में भी है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, कॉर्डेटा, जितने भी हैं ये सारे क्या है, ये अलग अलग टाइप की स्पीसीज है। यहाँ पर अलग अलग टाइप की स्पीसीज का किसी पर्टिकुलर एक एरिया में प्रेजेंट होना, दैट इज डाइवर्सिटी। सिंपली डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशंस, कितने अलग अलग टाइप के वेरिएशंस हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं ये पहले हम बात करेंगे। ठीक है। यहाँ पर इस स्लाइड में जो भी चीज़ आपको दिख रही है, जो भी चीज़ आपको यहाँ पर पीपीटी में दिखेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि वहां से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इसके बाद इसका जो नोट्स है वो आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा। अगर आप लोगों को नहीं मिला है तो वो जो हमारा ग्रुप है उसमें वहां पर ऑलरेडी वो नोट्स जा चुका है। ठीक है। वहां पर कुछ फैक्चुअल चीज़ें आपको वहां पर दिख रही होंगी, जैसे नंबर ऑफ नेशनल पार्क, नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, कौन कौन से हैं, ये सारे लिस्ट वहां पर दी गई है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी वहां पर मेंशन है, जैसे कुछ अलग अलग एक्ट है उनके बारे में वहां लिखा हुआ है। ठीक है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। या क्वेश्चन ये बनता है कि जो आप 0 डिग्री इक्वेटर से पोल की तरफ चलते हैं, यहाँ पर पोल है, नॉर्थ पोल एंड दैट इज साउथ पोल, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक। आप इक्वेटर से जब पोल की तरफ जाते हैं तो डाइवर्सिटी बढ़ती है, मतलब इंक्रीज होगी, और डिक्रीज क्या होगा, और क्या रीजन है कि 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, इसका क्या रीजन है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर इस टॉपिक में आज हमसे डिस्कस करेंगे हम, और समझेंगे आखिर क्या रीजन है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का सबसे पहला यहाँ इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में बेसिकली एक यहाँ पर यह बात है कि होती क्या है बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय वॉल्टर जी रोजेन। एक साइंटिस्ट हैं जी रोजेन, उन्होंने 1986 में इस वर्ड को क्वाइंड, मतलब वर्ड का यूज किया था सबसे पहले। तो जी रोजेन आपको याद रखना है, वॉल्टर जी रोजेन, दैट इज द बायोडाइवर्सिटी, आप ये बोल सकते हो फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। इसके बाद इसमें नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है, और उस डेफिनेशन को मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया गया है। बेसिकली दो यहाँ पर आपको पैराग्राफ दिख रहे हैं। सबसे पहला पैराग्राफ में मेंशन है, द बायोस्फीयर कंप्राइजेज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कलेक्शन ऑफ इनन्यूमरेबल ऑर्गेनिज्म। इनन्यूमरेबल का मतलब होता है जिनके बहुत सारे नंबर हैं, मेनी नंबर्स, मेनी स्पीसीज, दैट इज इनन्यूमरेबल, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ इनन्यूमरेबल ऑर्गेनिज्म का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, नोन एज द बायोडाइवर्सिटी। तो क्लियर है, सिंपली बायोडाइवर्सिटी का सिंपल सा मतलब है कि अलग अलग टाइप के जो स्पीसीज हैं उनका जो कलेक्शन है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी, विच कॉन्स्टिट्यूट द वाइटल लाइफ सपोर्ट फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस, जो हमारी सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। और वो आप समझोगे अभी आगे कि किस तरीके से ये हेल्प करते हैं हमारी हमारी लाइफ में, किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट पैराग्राफ में, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी abbreviated as biodiversity represent the sum of total of various life forms such as unicellular fungi, protozoa, bacteria and multicellular organism such as plant, fishes, mammal at various biological level including genes, habitat and ecosystem। क्लियर है। तो आपको शायद ये पैराग्राफ में काफ़ी चीज़ें दिख रही होंगी, समझ में नहीं आ रहा होगा कि बेसिकली कहता क्या है। तो इसका मतलब मैं सिंपल सा बताता हूँ आपको। ये जो बायोडाइवर्सिटी है बेसिकली दोनों टाइप से आपको मिलेगी। फर्स्ट इज यूनिसेलुलर और सेकंड इज मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है ऐसे एनिमल जिनमें एक सेल होती है, दैट इज यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर की बात करते हैं, दैट इज फंजाई,
प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया दैट आर यूनिसेलुलर, उनके पास सिर्फ एक सेल है, ठीक है, दैट इज अमीबा, यूनिसेलुलर, ठीक है, इर्रेगुलर शेप। मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर मीन्स जिनके पास मल्टीपल सेल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, वी आर द मल्टीसेलुलर। तो ह्यूमन बींग्स में क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो इसमें यहाँ एग्जांपल लिखे हैं प्लांट, फिशेस, मैमल्स, ये सब क्या है, दीज आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बायोडाइवर्सिटी यूनिसेलुलर में भी प्रेजेंट होती है, एग्जिस्ट करती है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी एग्जिस्ट करती है। बट इनके जो लेवल होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है वेरियस बायोलॉजिकल लेवल इंक्लूडिंग जीन्स, हैबिटेट एंड इकोसिस्टम। मीन्स इनका जो डाइवर्सिटी है वो जेनेटिक फॉर्म में भी डाइवर्सिटी होती है, हैबिटेट फॉर्म में भी डाइवर्सिटी होती है, एंड इकोसिस्टम के फॉर्म में भी डाइवर्सिटी होती है। लास्ट क्लास में मैंने इकोसिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट इज एनवायरमेंट, व्हाट इज इकोलॉजी एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे फॉर एग्जाम्पल बायोम, ये सब क्या होता है। अगर आपको डिफरेंस क्रिएट है तो आप आसानी से चीजों को समझ सकते हो। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ आपसे, अगर मैं एक एग्जाम्पल की आपसे बात करूँ तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि जो ह्यूमन बींग्स है, जैसे कि जब मैंने आपको जीन्स के बारे में पढ़ाया था, जब मैंने आपको डीएनए के बारे में पढ़ाया था बायोलॉजी क्लास में, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जो जीन्स होते हैं वो जीन्स वेरिएशन को क्रिएट करते हैं, क्लियर है। और मैंने वहाँ पर आपको कुछ नाइट्रोजन बेस बताए थे, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, और इस तरीके से मैंने उनको सेट किया था डीएनए में। और मैंने बोला था कि यहाँ पर अलग अलग अवेलेबिलिटी होती है, और इनको बोलते हैं VNTRs, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स। और इन वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स की प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग मेरे में और आप में डिफरेंस होता है। बट मैं अगर कंपेयर करूं अपने फादर और मदर से तो मैं उनके बहुत क्लोज हूं, मेरे जीन्स उनसे बहुत क्लोज होंगे, बट मेरे और आपके जीन्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, क्योंकि ये वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स हैं, ये चेंज होते हैं, क्लियर है। ओके, तो ये तो था इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसमें आपको बस एक वर्ड याद रखना है, दैट इज वॉल्टर जी रोजन इन 1986। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स टाइप। बायोडाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट क्या है और इसके टाइप्स क्या है। तो यहाँ पर एक लिखा हुआ बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये मैंने अभी आपको बताया है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो दैट इज वैरायटी ऑफ स्पीसीज जो अर्थ में प्रेजेंट है। For any kind of animal or plant, each individual is not exactly the same as any other, nor are species or ecosystem. मीन्स सिंपल सी बात है, अभी जो मैंने आपको बताया कि पूरे इस इकोसिस्टम में या पूरे इस वर्ल्ड में अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर कोई भी स्पीसीज दूसरे स्पीसीज का सेम नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, हम आपकी बात करते हैं, ठीक है, हम लोग रहते हैं एशिया में, और अगर हम खुद को कंपेयर करते हैं अफ्रीका से तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा। हमारे जो जीन्स हैं फॉर एग्जांपल 95% जीन्स सेम होंगे, बट 5% का वेरिएशन होगा, यहाँ पर 5% का डिफरेंस आएगा। बट अगर हम खुद को कंपेयर करते हैं अपने फादर और मदर से, अगर मैं अपने फादर और मदर से खुद को कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पर जो जीन्स होंगे वो मेरे 99.9% सेम होंगे और 0.1% का डिफरेंस होगा। मीन्स यहाँ पर भी 0.1% का जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज डाइवर्सिटी। और अगर मैं आपसे खुद को कंपेयर करता हूं तो यहां पर भी डाइवर्सिटी होगी। तो सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी स्पीसीज एग्जैक्ट सेम नहीं होगा। अब क्लोनिंग की अगर बात करते हैं तो क्लोनिंग में हम क्या करते हैं, सेम स्पीसीज को क्रिएट करते हैं, दैट इज क्लोन। बट यहाँ पर कोई भी एग्जैक्ट क्लोन नहीं है। आपको देखने में अगर कोई भी पर्सन सेम लगता है, कोई भी स्पीसीज सेम लगती है, प्लांट की स्पीसीज, एनिमल की स्पीसीज, बट अगर जब आप उनके जेनेटिक वेरिएशन में जाते हो, जैसे आपने फ्रॉग देखा, हॉर्स देखा, तो आपको लगता है हॉर्स ये सारे सेम है, नहीं। जब आप उनके जीन्स में जाओगे तो देखोगे कि उन दोनों हॉर्स में अलग अलग वेरिएशन होंगे, दैट इज जेनेटिक वेरिएशन। और यही हमको पढ़ना है यहाँ पर, दैट इज डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। ओके, बायोडाइवर्सिटी इज जनरली डिस्क्राइब्ड एट 3 लेवल, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर 3 लेवल होते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी सबसे लो लेवल है, मतलब आप बोल सकते हो जब हम बात करते हैं जीन्स के बारे में दैट इज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, और जब हम बात करते हैं स्पीसीज के बारे में दैट इज स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, एंड जब हम बात करते हैं एक एंटायर इकोसिस्टम की दैट इज इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पर बेसिकली 3 टाइप के हैं, ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है, 3 टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक एंड स्पीसीज एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब अगर आपसे बात की जाती है कि सबसे बड़ी डाइवर्सिटी कौन सी है इन तीनों में अगर कंपेयर किया जाए, तो ऑब्वियस सी बात है, आप बता सकते हो कि सबसे बड़ा होगा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, देन स्पीसीज डाइवर्सिटी, देन लास्ट में आएगा जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है सिंपल सा जीन में जो डाइवर्सिटी होगी, स्पीसीज का डाइवर्सिटी का मतलब है जो स्पीसीज में वेरिएशन होंगे, ठीक है। और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो इकोसिस्टम एक बड़ा एरिया होता है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये डाइवर्सिटी बहुत बड़ी होगी, क्योंकि इकोसिस्टम के अंदर, किसी भी एक इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं, और उन स्पीसीज के अंदर उनका अलग अलग जेनेटिक मेकअप होता है। जेनेटिक मेकअप की बात अगर करें तो मतलब सिंपल सी बात है, टोटल सम ऑफ जीन्स और सम ऑफ डीएनए। ओके, मैंने एक वर्ड यहाँ यूज किया है जेनेटिक मेकअप, अभी आगे ये वर्ड यूज होगा, जेनेटिक मेकअप। तो जेनेटिक मेकअप का सिंपल सा मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन एंटायर स्पीसीज और सम ऑफ द जेनेटिक जेनेटिक काउंट, और आप बोल सकते हो सम ऑफ द जेनेटिक डीएनए या जेनेटिक मटेरियल्स, दैट इज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, सबसे बड़ा है थर्ड, मतलब सबसे बड़ा है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, सेकंड नंबर पे आता है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, और सबसे स्मॉल जो है दैट इज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। तो ये बेसिकली 3 टाइप की डाइवर्सिटी है, जिनको 3 टाइप डाइवर्सिटी को इन्होंने डिवाइड किया। व्हाट इज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का मतलब है, genetic diversity is the total number of genetic characteristic in the genetic makeup of a species। सिंपल सी बात है, वही जो मैंने अभी यूज किया था वर्ड जेनेटिक मेकअप। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल से इस चीज को क्लियर करता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जेनेटिक डाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको एक यहाँ पर डीएनए का स्ट्रक्चर बना के दिखाया था इससे पहले भी, ये मैं एक स्पीसीज ले रहा हूँ, उसका डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये मैंने 1 दिया है, और सेकंड है ये स्पीसीज है, इसका डीएनए का स्ट्रक्चर है ये सेकंड। इनमें होते हैं नाइट्रोजन बेस। बेसिकली आपने सुना होगा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर होते हैं डीएनए, और डीएनए के अंदर होते हैं जीन्स। फर्स्ट इज क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर होते हैं डीएनए, एंड डीएनए के अंदर होते हैं जीन्स। क्लियर? तो क्रोमोसोम से आपको डीएनए मिलेगा और डीएनए से आपको जीन्स मिलेंगे। तो यहां पर जो डीएनए है, तो डीएनए के अंदर होते हैं प्यूरिन्स एंड पैरामिडीन्स, ये नाइट्रोजन बेस है, मींस एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन एंड साइटोसिन, दीज आर द नाइट्रोजन बेस। क्लियर है? और इन्हीं नाइट्रोजन बेस के वेरिएशन की प्रेजेंस से हम लोगों में डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है। तो अभी मैं बात कर रहा हूं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी की, मतलब जीन्स में जो डाइवर्सिटी होती है। मेरे जो हेयर्स का कलर है दैट इज ब्लैक, मेरे मदर और फादर का हेयर्स कलर है वो भी क्या है, ब्लैक है, ठीक। बट कभी कभी आप ये देखो कि फादर का जो हेयर का कलर है वो है ब्राउन, और मदर का हेयर का कलर है वो है ब्लैक, बट जो बेबी का कलर है वो है ब्राउन। तो यहाँ पर जो स्पीसीज है, जो बेबी है, उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो कुछ कुछ कंपेयर करता है, सम जो उसका अगर आप निकालोगे तो टोटली वो किस पे जाता है, मदर की तरफ जाता है, क्योंकि वहां पर उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो किससे सिमिलरिटी शो कर रहा है, नॉट एग्जैक्टली, दैट इज सिमिलैरिटी, क्योंकि उसके अंदर कुछ फादर के कैरेक्टर्स भी होंगे और कुछ मदर के कैरेक्टर्स भी होंगे। तो यहाँ पर एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन, इस तरीके से नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं पूरे डीएनए के स्ट्रैंड में। और इसे ही मैंने बोला था VNTRs, इससे पहले मैंने एक वर्ड यूज किया है, मैं बार बार वो वर्ड यूज करूंगा जिसकी वजह से आपको ये थोड़ा सा दिमाग में रिकॉल होता रहे, दैट इज वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स। ओके, दैट इज VNTR। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। तो दैट इज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। सेकंड वन इज स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि अलग अलग स्पीसीज में किस किस टाइप की डाइवर्सिटी है। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करता हूं, फ्रॉग। तो फ्रॉग में भी जितने भी स्पीसीज हैं इनकी अलग अलग डाइवर्सिटी होगी। जैसे आप सिंपल सी बात करो मॉस्किटो की, चलो फ्रॉग को छोड़ दो, अब मॉस्किटो की बात करो। मॉस्किटो में अलग अलग टाइप के ही स्पीसीज होती हैं। जैसे आपने सुना होगा एनाफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज, ये क्या है, दैट इज स्पीसीज। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मॉस्किटो की स्पीसीज होती हैं। सेम इसी तरीके से फ्रॉग की अलग अलग टाइप की
स्पीसीज होती हैं, तो हर एक स्पीसीज में अलग अलग डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी होती है, और वो डाइवर्सिटी उनकी जेनेटिक मेकअप की प्रेजेंस से होती है। क्लियर है? तो दैट वन इज स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। इसमें लिखा क्या हुआ है, मैं ये चीज एक बार डिक्टेट कर देता हूँ। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट इन अ प्लेस और रिलेटिव एविडेंस ऑफ ईच ऑफ दोज स्पीसीज। मतलब सिंपल सा है कि एक पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग टाइप की जो स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं, इनमें वेरिएशंस होता है, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है। बट अगर हम उस स्पीसीज के अंदर बात करें, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया मॉस्किटो में, मॉस्किटो एडीज भी है, मॉस्किटो एनाफिलीज भी है, और ये दोनों ही अलग अलग स्पीसीज हैं, बट हैं क्या? मॉस्किटो। क्लियर है? दैट इज डाइवर्सिटी, और इसको बोलते हैं स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। सेकंड वन इज, सेकंड एंड लास्ट वन है, दैट इज इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम का सिंपल सा मतलब मैंने आपको बताया था। इकोसिस्टम का सिंपल सा मतलब है रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी डील विद द वेरिएशंस इन इकोसिस्टम within a graphical location and its overall impact on human existence and the environment। मतलब जो अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम है, फॉर एग्जांपल एक इकोसिस्टम ये है और एक इकोसिस्टम ये है। ये इकोसिस्टम है आपका ट्रॉपिक लेवल का, ट्रॉपिकल इकोसिस्टम, दैट इज टुंड्रा इकोसिस्टम। तो टुंड्रा इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं तो यहां पर स्पीसीज अलग होंगे और यहाँ का इन्वायरमेंटल कंडीशन भी अलग होगा। बट अगर मैं ट्रॉपिक की बात करूँ तो यहाँ पर स्पीसीज अलग होंगी और यहाँ पर इनका जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो भी क्या होगा? अलग होगा। तो मैंने ये एग्जाम्पल लिए हैं दो, एक ट्रॉपिकल लेवल का और दूसरा टुंड्रा लेवल का। तो ये है दैट इज इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। ऐसे बहुत सारे हैं, ग्रासलैंड का अपना अलग इकोसिस्टम होता है, उस ग्रासलैंड की डाइवर्सिटी अलग होगी। ठीक है, फिर इसी तरीके से डिसेडियस प्लांट का अपना अलग होता है, वहां पर अपना अलग होगा। सवाना, ये आपने पढ़ा होगा, ग्रासलैंड है, इनका अलग बायोडाइवर्सिटी है। तो बेसिकली जितने अलग अलग टाइप की इकोसिस्टम है वहां पर अलग अलग डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। बट यहाँ पर फिर मैं बोल रहा हूँ, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी है, मतलब सबसे लार्ज डाइवर्सिटी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का एरिया भी बहुत बड़ा है। क्लियर हो गया? तो सबसे फर्स्ट नंबर पे अगर बात करी जाए तो सबसे बड़ा है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, देन आपका आता है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, देन आपका आता है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी थ्रू 2 3 2 1। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। देन अब बात ये करते हैं कि हाउ वी मेजर द बायोडाइवर्सिटी। मेजरिंग बायोडाइवर्सिटी का सिंपल सा मतलब है कि हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे मेजर करते हैं। कुछ तो ऐसा होगा जो जिस चीज को हम रख करके, जिस चीज को हम फिक्स करके हम चीज को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर ये 3 वर्ड याद रखना, अल्फा बीटा एंड गामा, और यहां से क्वेश्चन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बनेगा अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि मेजरिंग बायोडाइवर्सिटी में मैंने क्या इंक्लूड किया है। देयर आर वेरियस मैथमेटिकल वे ऑफ मेजरिंग बायोडाइवर्सिटी विच कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी इन डिफरेंट रीजन। मतलब सिंपल सी बात है कि अलग अलग जो डिफरेंट रीजन होते हैं उनमें जो अलग अलग टाइप की स्पीसीज होती हैं उनको हमको कैलकुलेट करना है कि उनमें किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी है। और ये जो कैलकुलेशन मेथड है दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा। ये हमने 3 वे या 3 डिफरेंट मेथड यूज किया है जहां से हम कैलकुलेट करते हैं। तो द मेजर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज इज ऑल्सो नोन एज स्पीसीज रिचनेस। रिचनेस का मतलब ये है कि कौन सी स्पीसीज कहाँ पे ज्यादा रिच है। रिच मतलब उसके नंबर्स कितने ज्यादा प्रेजेंट है। तो अब चलो देखते हैं यहाँ पर कि अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है। अल्फा डाइवर्सिटी का सिंपल सा मतलब है ये सबसे छोटी डाइवर्सिटी है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसका नंबर बहुत छोटा है, दैट इज स्मॉल है, स्मॉल इन साइज। ठीक है, दिस इज द चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द स्पीसीज विद रेफरेंस टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट। देखो ये थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें बेसिकली बोला क्या गया है। ठीक है, दिस इज द चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द स्पीसीज विद रेफरेंस टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो स्पीसीज हैं ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और ये ऐसा कंपोजिशन है। बट आप इसको छोड़िए, सिंपल सा, ओके सॉरी, दैट इज बीटा डाइवर्सिटी, दैट इज गामा। एक सेकेंड, अल्फा, अल्फा डाइवर्सिटी। ठीक है, अल्फा बीटा, हाँ पहले अल्फा है, देन बीटा है, देन गामा है। ये शायद अरेंजमेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वन इज अल्फा,
देन सेकंड वन इज बीटा एंड थर्ड वन इज गामा। तो पहले हम बात करते हैं अल्फा डायवर्सिटी की। बीटा, सॉरी मैंने बाय मिस्टेक वहां पर लिख दिया, मेरे दिमाग में था अल्फा बट वहां पर लिखा हुआ था बीटा। अल्फा डायवर्सिटी है दैट वन इज स्मॉल, ये है सबसे छोटा। क्लियर है? अब ये है क्या, व्हाट इज अल्फा? अल्फा डायवर्सिटी के लिए सिंपल से याद रखना कि ये जो स्पीसीज में जो डायवर्सिटी होती है दैट इज अल्फा डायवर्सिटी। तो दिस इज द डायवर्सिटी इन स्पीसीज दैट वन द नंबर ऑफ स्पीसीज विद इन अ कम्युनिटी। मतलब एक कम्युनिटी में जहां पर लोग रहते हैं, उस कम्युनिटी में उस पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग टाइप की कितनी स्पीसीज होती हैं, दैट वन इज अल्फा डायवर्सिटी। दिस डिपेंड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर एंड ऑल्सो टेक इनटू अकाउंट इमिग्रेशन फ्रॉम अदर लोकेशन। ये वाली लाइन आप नहीं भी ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है, बट आपको सिंपल सा एक वर्ड याद रखना है, सबसे पहले लिखा हुआ है दिस इज द डायवर्सिटी इन स्पीसीज। मतलब ये स्पीसीज में जो डायवर्सिटी होती है ये है दैट वन इज अल्फा डायवर्सिटी। तो आपको सिंपल से याद रखना है कि अल्फा, या ऐसे भी लिख के मिल सकता है अल्फा, ये सिंबल है। अल्फा डायवर्सिटी का सिंपल सा मतलब है दैट वन इज स्पीसीज डायवर्सिटी। जो स्पीसीज में वेरिएशन होता है वो है अल्फा डायवर्सिटी। ओके, देन हम आते हैं यहाँ पर बीटा डायवर्सिटी में। एक वन सिंगल, हाँ बीटा डायवर्सिटी। ये बीटा डायवर्सिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो बीटा डायवर्सिटी यहाँ पर अल्फा डायवर्सिटी के बाद में आती है। मतलब ये अल्फा डायवर्सिटी से सेकंड नंबर में है बीटा डायवर्सिटी, और ये उससे थोड़ा सा बड़ी होती है। तो यहाँ पर सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो डायवर्सिटी है बीटा डायवर्सिटी, ये चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ स्पीसीज विद रेफरेंस टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट। सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजमेंट होगा उस तरीके से यहाँ पर स्पीसीज में चेंजमेंट आएगा। मतलब सिंपल सी बात, ये है एक ट्रॉपिक, या आप ये बोलो ये सपोज मान लो इक्वेटर है, ये इक्वेटर रीजन है। और इक्वेटर रीजन में आप जानते हो कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है। नॉर्मल टेम्परेचर मतलब बहुत हाई और बहुत लो टेम्परेचर नहीं होगा, एक एवरेज टेम्परेचर होता है। और यहाँ पर रेन जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, हैवी रेन। और वही अगर मैं बात करता हूँ पोलर रीजन में, तो पोलर रीजन में टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा ही लो होता है, और रेन भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं होती है। बट टेम्परेचर की अगर मैं बात करता हूँ तो टेम्परेचर यहाँ पर बहुत कम है और टेम्परेचर यहाँ पर बहुत एवरेज है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, डायवर्सिटी होगी। तो सिंपल सी बात है कि जहाँ पर टेम्परेचर कम है वहाँ पर क्या होगा, पोलर रीजन में पेंगुइन मिलती है, पेंगुइन्स। बट क्या यहाँ पर इक्वेटर में पेंगुइन्स मिलते हैं? नहीं, पेंगुइन्स यहाँ पर नहीं मिलते हैं। इक्वेटर पे कैनोपी फॉरेस्ट प्रेजेंट होते हैं, बट क्या पोलर रीजन में कैनोपी फॉरेस्ट प्रेजेंट होते हैं? नहीं, यहाँ पर वो एब्सेंट होते हैं। तो ये क्या है, ये दैट इज डायवर्सिटी। बट ये डायवर्सिटी किसकी वजह से हो रही है? चेंज इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की चेंजमेंट की वजह से बीटा डायवर्सिटी प्रेजेंट होती है। तो आप याद रखना कि जो बीटा डायवर्सिटी है, बीटा डायवर्सिटी एनवायरनमेंट में जो चेंज होता है, जिस अकॉर्डिंग से एनवायरनमेंट चेंज होगा उस अकॉर्डिंग से वहां पर स्पीसीज चेंज होती है। क्लियर हो गया? तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे कि व्हाट इज बीटा डायवर्सिटी। तो याद रखना बीटा डायवर्सिटी अल्फा के बाद आती है और बड़ा होता है। दैट नेक्स्ट वन इज गामा डायवर्सिटी। तो गामा डायवर्सिटी का सिंपल सा मतलब आप याद रखो, ओवरऑल डायवर्सिटी एंड इज अप्लाइड टू लार्जर एरिया इन विच बोथ बीटा एंड अल्फा डायवर्सिटी आर मेजर। मतलब सिंपल सी बात है कि जो गामा डायवर्सिटी है वो सबसे बड़ी है, ये सबसे लार्ज है, लार्जर देन अल्फा एंड बीटा, एंड दैट इज ओवरऑल बायोडायवर्सिटी। ये सारे ही अल्फा डायवर्सिटी को ऐड करो, बीटा डायवर्सिटी को ऐड करो, दैट वन इज गामा डायवर्सिटी। क्लियर है? तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो गामा डायवर्सिटी मिल रही है। सिंपल सा मतलब ये है कि गामा डायवर्सिटी सबसे ज्यादा है। तो अगर आपसे बोला जाए कि अल्फा, बीटा और गामा को किसमें डायवर्सिटी सबसे ज्यादा होती है, तो आप ये बोलोगे कि जो गामा डायवर्सिटी है वो सबसे बड़ी है, देन बीटा डायवर्सिटी, देन अल्फा डायवर्सिटी। अल्फा डायवर्सिटी स्पीसीज में वेरिएशन करती है, ये जो बीटा डायवर्सिटी एनवायरनमेंट में वेरिएशन हो जाता है, और गामा डायवर्सिटी ओवरऑल। मतलब सिंपल सा बात है, अल्फा और बीटा को ऐड करोगे देन आपको गामा डायवर्सिटी मिलेगी। तो यहाँ पर मैचिंग करने के लिए भी आता है अल्फा, बीटा, गामा को, और यहाँ पर आपसे ये भी पूछता है कि सीक्वेंस क्या है, या कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो गामा सबसे बड़ा है, देन बीटा, देन अल्फा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हम कि इकोसिस्टम और हैबिटेट बायोडायवर्सिटी क्या है। इकोसिस्टम मैंने बताया था, इकोसिस्टम का सिंपल सा मतलब है रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। क्लियर है?
और हैबिटेट एक वर्ड यूज हुआ है। हैबिटेट का मतलब है पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर लोग रहते हैं, दैट वन इज हैबिटेट। और लास्ट मैंने क्लास में आपको जब पढ़ाया था इकोसिस्टम, तो वहाँ पर एक मैंने वर्ड यूज किया था निके। तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ होगा कि व्हाट इज निके। ठीक है, हैबिटेट के अंदर, एक हैबिटेट के अंदर बहुत से ज़्यादा निके प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है, और पर्टिकुलर एक स्पीसीज का एक निके होता है। इसी तरीके से आज हम यहाँ बात करते हैं कि व्हाट इज इकोसिस्टम और हैबिटेट बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और हैबिटेट बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, क्लियर है। तो इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द बायोस्फीयर, मतलब किसी भी बायोस्फीयर में जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, दैट वन इज इकोसिस्टम। स्ट्रक्चरल का मतलब ये है जो उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और फंक्शनल का मतलब ये है कि जो उसमें फंक्शन करता है। तो फंक्शन कौन करेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज इसमें फंक्शन करेंगी, और यही स्पीसीज अपने अकॉर्डिंग वहां पर क्या करेंगी, स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन करेंगे, क्लियर। तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द एग्रीगेशन ऑफ वेरियस हैबिटेट, कम्युनिटी टाइप एंड एबायोटिक इन्वायरमेंट इन ए गिवन एरिया। मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि वहाँ पर आप ओवरऑल एरिया में, जो भी आप वहाँ पर एरिया है, वहाँ पर आप टोटल कम्युनिटी टाइप्स एंड एबायोटिक इन्वायरमेंट का जो एग्रीगेशन है, उसका उसको बोलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, क्लियर। अब आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में व्हाट इज एबायोटिक फैक्टर एंड व्हाट इज बायोटिक फैक्टर। तो एबायोटिक फैक्टर का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या हो जाएगा, एयर, विंड, ये क्या है, एबायोटिक फैक्टर है। सनलाइट, दैट इज एबायोटिक फैक्टर। मिनरल्स, दैट इज एबायोटिक फैक्टर, क्लियर है। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है इंडिया हैज वन ऑफ द बिगेस्ट इकोसिस्टम डाइवर्सिटी रेंजिंग फ्रॉम द डेजर्ट, प्लेन, हिल्स, मैनग्रोव, रेन फॉरेस्ट एंड टू कोल्ड हिमालय। हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, उसके रीज़न है, वो रीज़न मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। और वो डाइवर्सिटी कहाँ कहाँ आपको दिखती है, डेजर्ट में, ठीक है, प्लेन्स में, प्लेन का मतलब यहाँ पर है लैंड मास, हिल्स में, हिली रीजन में मैनग्रोव वेजिटेशन, रेन फॉरेस्ट एंड कोल्ड हिमालय, क्लियर है। तो अब देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइवर्सिटी, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है डाइवर्सिटी का। तो बायोडाइवर्सिटी इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, रेदर इट वेरीज ग्रेटली अक्रॉस द ग्लोब एज विद इन अ रीजन, ठीक है। सिंपल सा मतलब ये है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि जितनी डाइवर्सिटी एशिया में होगी सेम डाइवर्सिटी यूरोप में होगी या सेम डाइवर्सिटी अफ्रीका में होगी, ऐसा नहीं है। बट क्या है कि अलग अलग क्या है, ग्लोबली ये कहीं पर ज़्यादा है और कहीं पर कम है। और ये किस वजह से है, इसका एक रीज़न है सिंपल सा, रेन एंड टेम्परेचर। इन दोनों की वजह से, ये दोनों जो फैक्टर हैं इनकी वजह से डाइवर्सिटी चेंज होती रहती है। जैसे अभी मैंने आपको बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, इक्वेटर। इक्वेटर के आसपास टेम्परेचर नॉर्मल होता है, एवरेज टेम्परेचर होता है 24 टू 27 डिग्री सेल्सियस, एंड वहां पर रेन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वहां पर कैनोपी फॉरेस्ट होते हैं। ब्राजील, अमेजन फॉरेस्ट, ये सारे वहीं पर है। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स करके नहीं किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन आपका इक्वली नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या है, किसी कहीं जगह पर ज़्यादा है और कहीं पर कम है, और ये वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग किया गया है। सेकंड अगर बात करते हैं तो टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी इज थॉट टू अप टू 25 टाइम ग्रेटर देन द ओशन बायोडाइवर्सिटी। सिंपल सा मतलब ये है कि ओशन बायोडाइवर्सिटी में ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी। मतलब अगर आप एक लैंड मास को कंपेयर करोगे और ओशियन को कंपेयर करोगे तो ओशियन में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, लैंड मास में डाइवर्सिटी कम है। क्योंकि मैंने अभी बताया वाटर, रेन का मतलब क्या है, वाटर, क्लियर है। जहाँ पर वाटर ज़्यादा होगी वहाँ पर क्या होगा, स्पीसीज भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। तो ओशियन में डाइवर्सिटी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू लैंड मास। इसका एक रीज़न और भी है, क्योंकि ओशियन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, ओशियन ज़्यादा प्रेजेंट है इन कंपेरिजन टू लैंड, क्लियर है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, द स्टडी ऑफ द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन ऑफ ऑर्गेनिज्म स्पीसीज एंड इकोसिस्टम इज द साइंस ऑफ बायोजियोग्राफी। मतलब सिंपल सा मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम की अगर आप स्टडी करोगे उसको क्या बोलते हैं, बायोजियोग्राफी। तो बायोजियोग्राफी का मतलब ये होता है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म,
स्पीसीज एंड इकोसिस्टम, इनके डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आप स्टडी करते हो दैट इज बायो जियोग्राफी। ठीक है, बायो का मतलब ये है बायोटिक फैक्टर और जियोग्राफी का मतलब आपको पता है कि उस पर्टिकुलर एरिया का स्टडी करना है। ओके, तो दैट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पर नेक्स्ट लिखा है मैंने थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी के थ्रेट्स क्या है, इसके क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती हैं। ठीक है, तो थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि जहां पर पर्टिकुलर वो स्पीसीज प्रेजेंट है, जैसे मान लिया टैगा रीजन में कोई स्पीसीज प्रेजेंट है और आपने टैगा और टुंड्रा रीजन से कोई भी मिनरल्स को निकालना स्टार्ट किया, तो जब आप उस मिनरल्स को वहां से निकालते हो तो वहां का जो अगल बगल का हैबिटेट है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, आप उसको हटा दोगे। ठीक है, तो इसकी वजह से वहां पर क्या होगा, जो स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं जो सर्वाइव करती हैं वो भी अपने प्लेस को वहां से मूव कर जाएंगे। जब मूव कर जाएंगे तो वो क्या डाइवर्सिटी वहां प्रेजेंट होगी, नहीं, वो डाइवर्सिटी वहां से चली जाएगी। तो दैट वन इज हैबिटेट डाइवर्सिटी। देखो सिंपल सी बात है, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, ये तो थ्रेट्स हैं, और अगर आपको ये रिकवर करना है, मतलब अगर आपको बात करनी है कि हम कैसे इसको कवर कर सकते हैं, तो इसका जस्ट रिवर्स कर दो, हैबिटेट को आप कवर अप कर दो, दैट वन इज क्या है, रिकवरी, या बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ये थ्रेट्स हैं। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का मतलब ये है कि क्लाइमेटिक कंडीशन जिस तरीके से वेरी कर रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हैवी रेन हो रही है, कहीं पर बहुत ज़्यादा फ्लड आता है, कहीं पर ड्रॉट हो रहा है, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाता है, किसी जगह हैवी रेन है और किसी जगह पर बिल्कुल पानी नहीं है। तो जब वाटर बहुत ज़्यादा कम है तो स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर सकती। तो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने की वजह से भी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी में चेंजमेंट आते हैं। क्लियर है। देन है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक हैबिटेट क्या हो चुका है, फ्रेगमेंट कर गया, ये फ्रेगमेंट ऑटोमेटिक नहीं करता है, दैट वन इज ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब ये है कि हमको रहने के लिए घर चाहिए। अब मुझे अगर घर चाहिए रहने के लिए तो मैं किसी ना एक पर्टिकुलर एरिया में अपना हैबिटेट को क्रिएट करूंगा, और जब मैं हैबिटेट को क्रिएट करूंगा तो दैट वन इज ह्यूमन एक्टिविटी, ये मेरी एक्टिविटी है जिसकी वजह से जो लोकल वहाँ पर स्पीसीज हैं उनको मूव करना होगा, वो कुछ एनिमल होंगे, कुछ प्लांट होंगे, वो वहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, तो इनकी वजह से क्या होता है, डाइवर्सिटी में चेंजमेंट आते हैं। दैट नेक्स्ट वन इज पोल्यूशन। पोल्यूशन का मतलब ये है कि हम जितने फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, ठीक है, ओवरलोडिंग विद नाइट्रेट फर्टिलाइजर। ओवरलोडिंग का मतलब ये है कि एक्सेस अमाउंट में हम फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, हार्मफुल केमिकल का यूज़ करते हैं। ये सब इसका यूज़ क्यों करते हैं हम, इसका यूज़ करते हैं हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। ठीक है, एक्सेस अमाउंट पे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, और वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी को खत्म करते हैं। तो अपना नेक्स्ट है पॉल्यूशन। सेकंड है, नेक्स्ट वन है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है वो कुछ भी हो सकता है। आप ओवर मतलब एक्सेस अमाउंट में किसी चीज को जब निकालते हो, दैट वन इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अगर आप किसी भी लैंड मास से मिनरल्स निकालते हो, एक लिमिटेड में अमाउंट में निकालोगे तो ठीक है, अगर आपने एक्सेस अमाउंट में निकाला दैट वन इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन में ओवर फिशिंग भी आता है, लॉगिंग ऑफ ट्रॉपिकल हार्डवुड भी आता है। मतलब आप ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में जितना ओशियन है वहाँ से आप फिश निकालते हो, तो फिश निकालने का क्या मतलब है, स्पीसीज वहाँ से कम हो रही है। ठीक है, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है। एलियन स्पीसीज का मतलब ये होता है कि कोई एक फॉरेन या एक फॉरेनर स्पीसीज जब लोकल स्पीसीज से जाकर के मिलता है, और आपको पता होगा मैंने एक वर्ड बोला था निके, और निके किसी का एक ही होगा, दो स्पीसीज का एक सेम निके नहीं होता है, जिसकी वजह से उन दोनों में कंपटीशन होगा और जो सरवाइव करेगा वही रहेगा। तो एलियन स्पीसीज या फॉरेनर की वजह से भी ऐसा होता है, फॉरेनर स्पीसीज। और नेक्स्ट वन इज डिजीज। डिजीज का मतलब ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अगर वहाँ कोई डिजीज होती है, एंडेमिक, एपिडेमिक, इस तरीके की अगर कोई डिजीज वहाँ पर फैलती है, उसकी वजह से भी डाइवर्सिटी में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, हैबिटेट लॉस, ये भी एक इसका एक रीज़न है। ठीक है, तो हैबिटेट लॉस में सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो आपका और हमारा मेन रीज़न है। मतलब जो डाइवर्सिटीज़ होती हैं उन डाइवर्सिटीज़ को ब्रेक करने का मेन मतलब है हमको अपना हैबिटेट क्रिएट करना है। तो हैबिटेट लॉस कैन बी डिस्क्राइब व्हेन एन एनिमल लॉस देयर होम। ये तो सिंपल सी बात है कि हम अगर अपना घर छोड़ देते हैं, हमारा घर छूट जाता है, हमारा होम छूट जाता है, वो हमारा हैबिटेट लॉस है। बट ये हैबिटेट लॉस होता कैसे है, हैबिटेट लॉस कैसे होगा, अगर वहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो चुकी हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैं रहता हूँ ऐसे एरिया में जहाँ पर मुझे नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, मैं बहुत हैवी टेम्परेचर और बहुत लो टेम्परेचर में नहीं रह सकता, हाई और लो टेम्परेचर में मैं एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो जैसे ही वहाँ पर इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होगी मैं वहाँ से निकल जाऊँगा और मैं उस जगह पर जाऊँगा जहाँ पर मुझे नॉर्मल टेम्परेचर मिलेगा। तो ये है हैबिटेट लॉस। और मैं कभी वापस आऊँगा ये मेरे ऊपर है। अगर मेरे वहाँ पर मुझे निके, जो मेरा निके है, मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, निके का मतलब है उस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर मुझे अच्छा लगता है, अगर मुझे वो निके मिल जाता है, अपने अकॉर्डिंग सेट हो जाता है, तो मैं वहाँ सर्वाइव करूँगा, नहीं तो वापस फिर मैं अपने हैबिटेट में आऊँगा। बट ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि कोई स्पीसीज वापस लौट फिर करके आए, एक बार वो माइग्रेट कर जाती है तो फिर वो चली जाती है। तो एवरी एनिमल इन द एनिमल किंगडम हैज़ अ निके। निके लास्ट वीडियो में अगर नहीं समझ में आता है तो लास्ट वीडियो आप देख लो, इन्वायरमेंट वाला फर्स्ट वीडियो जो पड़ा हुआ है यूट्यूब में, उसमें ये बात मेंशन है व्हाट इज निके, मैंने आराम से वहाँ समझाया है। either in their animal community and without their habitat they no longer have a niche। यही जो मैंने बार बार बताया है कि जो एनिमल है उनका अपना पर्टिकुलर एक निके होता है, और विदाउट निके वो एनिमल या वो कम्युनिटी सर्वाइव नहीं करता है। क्लियर है। रीजन ऑफ हैबिटेट लॉस बाय ह्यूमन, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, हार्वेस्टिंग, नेचुरल रिसोर्स फॉर पर्सनल यूज, मतलब जितने भी हैं, अर्बनाइजेशन, डेवलपमेंट, ये जितने भी रीजन हैं, ठीक है, ये सारे किस चीज़ के हैं, ये हैबिटेट लॉस के हैं। हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं, फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, नेचुरल रिसोर्स को रिमूव करते हैं, वहाँ से निकालते हैं अपने बेनिफिट के लिए, तो ये भी क्या है, एक हैबिटेट लॉस का एक रीज़न है। क्लियर है। अब ये वाला जो आप देख रहे हो ना, 10 बायोग्राफी रीजन इन इंडिया, ये पीडीएफ में भी आपके पढ़ा मिलेगा, आपको नोट्स में भी पढ़ा मिलेगा, बट यहाँ पर मैंने इसलिए ऐड किया है कि आपको ये 10 जो रीजन है ये लोकेशन क्लियर हो जाए। सॉरी। देखो ये जो रीजन है, ये रीजन है टोटल 10, और ये इस मैप में मेंशन है। मैप में वो कौन कौन से रीजन मेंशन है वो आपके सामने है। फर्स्ट वन इज ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में देखो यहाँ पर ट्रांस हिमालय है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, आपने पढ़ा होगा, इनकी 3 रेंज हैं, दैट वन इज ट्रांस हिमालय। देन सेकंड वन इज हिमालय, तो हिमालय जम्मू कश्मीर से लेकर के आपके रीजन अरुणाचल प्रदेश तक आता है, दैट वन इज हिमालय। थर्ड वन इज द इंडियन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट ये रीजन आ जाता है, थर्ड वन। एंड फोर्थ वन इज सेमी एरिड जोन। सेमी एरिड जोन का मतलब ये है आपका, ये रीजन आता है सेमी एरिड जोन। सेमी एरिड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो रेन है वो उसकी अवेलेबिलिटी कम है, मतलब सूखा, ड्रॉट कंडीशन होती है, क्योंकि रेन यहाँ पर कम होती है। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट ये रीजन आता है आपका, मतलब ये जो गुजरात वाला रीजन है ना, यहाँ से लेकर के कन्याकुमारी तक, दैट वन इज वेस्टर्न घाट। डेक्कन पेनिनसुला, पेनिनसुला का मतलब वो ये होता है कि जहाँ पर वाटर है, ठीक है, इस तरीके का शेप होता है, तो ये इंडिया का पेनिनसुला है, तो डेक्कन पेनिनसुला ये रीजन आता है, दैट वन इज डेक्कन पेनिनसुला। देन गंगेटिक प्लेन, गंगेटिक प्लेन का मतलब ये है जहाँ पर गंगा फ्लो होती है, दैट वन इज गंगेटिक प्लेन। उत्तराखंड से गंगा ओरिजिनेट करती है, यूपी, बिहार इस तरीके से होते हुए निकलती है, दैट इज गंगेटिक प्लेन। क्लियर। देन नेक्स्ट वन इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया आपका रीजन है जहाँ पर आप रहते हैं, दैट वन इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया। द आइलैंड्स, द आइलैंड्स का मतलब ये है अंडमान निकोबार, ठीक है, इधर लक्षद्वीप, मालद्वीप अपना नहीं है, लक्षद्वीप ये है, और इधर अंडमान निकोबार है। द कोस्ट, अब कोस्ट में सारे ही आ जाते हैं, ये कोस्टल रीजन ये है, दैट वन इज द कोस्ट। ये हैं आपके बायोग्राफी रीजन ऑफ इंडिया, द 10 बायोग्राफी रीजन ऑफ इन इंडिया, ठीक है, जहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा है, अलग अलग स्पीसीज रहती हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि हॉट स्पॉट क्या है, मतलब मेन ऐसे कौन से एरिया हैं इनमें जहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं कि व्हाट इज हॉट स्पॉट। क्लियर है। तो चलिए एक सेकंड, हमने जितना अभी रिवाइज किया है, जितना अभी हमने पढ़ा है उसको हम सबसे पहले रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये बात डिस्कस करी कि डाइवर्सिटी होती क्या है। सिंपली डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि वेरिएशंस ऑफ स्पीसीज, अलग अलग टाइप की जो स्पीसीज है उनमें क्या क्या वैरायटीज हैं, ठीक है। यहाँ पर एक साइंटिस्ट है जी रोजन, उनका मैंने नाम लिया था, आपको वो नाम याद रखना है। बेसिकली यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है वो 3 टाइप की डाइवर्सिटी बताई गई है। फर्स्ट वन इज स्पीसीज डाइवर्सिटी, थर्ड वन इज आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी, एंड फोर्थ वन इज आपका इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो स्पीसीज का मतलब ये है कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज होती हैं उनमें क्या डाइवर्सिटी है, ठीक है। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि जो जीन्स में डाइवर्सिटी होती है, दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी।
एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो इकोसिस्टम क्रिएट हुए हैं उनमें क्या क्या डाइवर्सिटी होती है। तो सबसे बड़ा होगा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। क्लियर है, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपसे बताया अल्फा बीटा गामा, ये मेजरमेंट है कि किस तरीके से हम डाइवर्सिटी को मेजर करते हैं। तो अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब होता है पर्टिकुलर स्पीसीज के डाइवर्सिटी, ठीक है। बीटा की अगर बात करें तो बीटा डाइवर्सिटी अल्फा से बड़ी है बट गामा से छोटी है। और गामा डाइवर्सिटी की बात करें तो गामा डाइवर्सिटी ओवरऑल अल्फा प्लस बीटा का कॉम्बिनेशन है, दैट वन इज गामा डाइवर्सिटी। तो गामा डाइवर्सिटी सबसे बड़ी होती है। तो फर्स्ट आएगा आपका गामा, ये सबसे बड़ा है, देन बीटा, देन अल्फा। ये मेजरमेंट है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था एक चीज की कोई भी स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से सेम नहीं होती है, उसमें कहीं ना कहीं वेरिएशंस होते हैं। और वो वेरिएशंस होते हैं जेनेटिक जीन्स की प्रेजेंस से। और जीन्स होते हैं डीएनए के अंदर। और डीएनए के अंदर जो एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन होते हैं, दैट वन इज नाइट्रोजनस बेस विच क्रिएट VNTRs, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स। ओके, तो अगर हम मतलब मैं आपसे कंपेयर करता हूं तो मेरे और आपके बीच में जो वेरिएशंस होगा वो कौन सा होगा, वो कौन सा होगा, जेनेटिक वेरिएशंस होगा, ठीक है। फिर जब बहुत सारी स्पीसीज खुद को वहां पर कंपेयर करेंगी, मतलब जो हम लोग हैं, हम लोग रहते हैं नॉर्थ इंडिया में, आप रहते हो नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ इंडिया में अगर कंपेयर किया जाए दैट वन इज स्पीसीज डाइवर्सिटी। और अगर इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम का क्या बात है, ये एशिया है, हम सब एशिया में रहते हैं और हम कंपेयर करते हैं अपने आप को अंटार्कटिकन रीजन से, दैट वन इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो आई होप आपको ये बातें सारी समझ गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं कि अगला क्या है यहाँ पर। तो अगला यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो दैट ये है आपका 10 बार रीजन हो गया। उसके बाद है इंडिया फिगर्ड विद 2 हॉट स्पॉट। देखो सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज हॉट स्पॉट। भाई देखो, जब आप फोन इंटरनेट कनेक्ट करते हो किसी से तो आप बोलते हो ना हॉट स्पॉट को ऑन कर लो। हॉट स्पॉट का मतलब ये होता है कि वो पर्टिकुलर रीजन जहां से वो पर्टिकुलर रीजन जहां से आपकी कनेक्टिविटी, मतलब आपकी ऐसी डिवाइस जिससे आप लोगों को कनेक्ट करके रखते हो। अगर आपने अपना नेट बंद कर दिया तो क्या वो लोग अपना इंटरनेट चला सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं? नहीं, वो लोग यूज नहीं कर सकते। मतलब आपकी जो डिवाइस है उस डिवाइस से आपने अलग अलग टाइप के लोगों को कनेक्ट करके रखा है। और अगर आपने अपने डिवाइस को बंद कर दिया तो ये लोग भी चले जाएंगे। ये लोग फिर आपके बगल में बैठ करके इंटरनेट यूज नहीं करेंगे, ये लोग दूसरा हॉट स्पॉट ढूंढेंगे। ये लोग क्या करेंगे, कोई दूसरा हॉट स्पॉट देखेंगे और फिर वहां पर जाके सरवाइव करेंगे। ये सिंपल सा मेथड है, आप इससे चीजों को रिलेट कर सकते हो। हॉट स्पॉट का मतलब वो ऐसी डिवाइस जहां से आप इंटरनेट को कनेक्ट करते हो और जब तक नेट रहता है तब तक आप यूज करते हो, नहीं तो आप बंद करके निकल लेते हो। इसी तरीके से इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में अलग अलग हॉट स्पॉट है। जैसे अभी कोविड के अलग अलग हॉट स्पॉट क्रिएट किए गए। हॉट स्पॉट का मतलब ये है कि वहां पर कोविड का ब्लास्ट हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा केसेस वहां पर मिल रहा है। तो हॉट स्पॉट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर वो एरिया जहां से जितनी भी सराउंडिंग स्पीसीज हैं वो कनेक्ट रहते हैं। तो इंडिया में कितने हॉट स्पॉट हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न हिमालय इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ 25 ऑफ द वर्ल्ड बायोलॉजिकल रिचेस्ट एंड मोस्ट थ्रेटेंड इकोसिस्टम। मतलब जो हमारा वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट का मतलब ये रीजन, ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है। और ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय मतलब आपका जो रीजन आता है दैट वन इज ईस्टर्न हिमालय। यहाँ पर बायोलॉजिकल रिचेस्ट मतलब बहुत ज्यादा बायोलॉजिकली स्पीसीज रहती हैं, ठीक है। दीज टू हॉट स्पॉट दैट एक्सटेंड टू इंडिया आर वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, द इंडो बर्मा रीजन कन्वर्जिंग द ईस्टर्न हिमालय। मतलब इंडो बर्मा रीजन जो बगल में ही रीजन है, म्यांमार वाला रीजन है, दैट वन इज इंडो बर्मा रीजन। एंड दे आर इंक्लूड एमंग द टॉप 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट। मतलब ये पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर टॉप 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट में ये दोनों हॉटस्पॉट आते हैं। दैट वन, फर्स्ट वन इज ईस्टर्न घाट एंड सेकंड वन इज ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालय ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। These are the area with higher concentration of endemic species and which usually experience rapid rate of habitat modification and loss। यहाँ पर क्या होता है कि जो स्पीसीज तो बहुत सारी होती हैं यहाँ पर, बट इनका क्या होता है, रैपिड रेट ऑफ हैबिटेट मॉडिफिकेशन एंड लॉस। यहाँ पर जो स्पीसीज होती हैं वो बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाती हैं क्योंकि इनका जो हैबिटेट है उसका लॉस होता है और मॉडिफिकेशन होता रहता है। उनके हैबिटेट में मॉडिफिकेशन चेंजमेंट होती रहती है, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ इमेज के साथ चीज़ों को दिखाया है। बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में हॉट स्पॉट कितने हैं तो आप बोलोगे 4 हॉट स्पॉट है, कहीं कहीं 3 लिखा हुआ है बट नहीं, राइट आंसर है 4 हॉट स्पॉट यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। द हिमालय, दैट वन इज द हिमालय, ये रीजन जो आपको दिख रहा है सबसे टॉप मोस्ट। द वेस्टर्न घाट, दैट वन वेस्टर्न घाट। द इंडो बर्मा रीजन, दैट वन इज इंडो बर्मा रीजन, ठीक है। इंडो बर्मा रीजन जो म्यांमार है, दैट इधर बगल में हमारा पड़ोसी म्यांमार, उसको पहले बर्मा बोलते थे, दैट इज द इंडो बर्मा रीजन। एंड फोर्थ वन इज द सुंडा लैंड। सुंडा लैंड की अगर बात करें तो सुंडा लैंड में अंडमान निकोबार का कुछ रीजन आता है। अभी अगली स्लाइड में आप इसको इमेज के साथ देखोगे कि सुंडा लैंड कहाँ सर्वाइव करता है, ठीक है। तो ये रीजन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मेन है हिमालय, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा रीजन एंड सुंडा लैंड, ओके। तो ये हिमालय के रीजन लिखे हुए हैं। द रीजन कंप्राइजेज ऑफ भूटान, याद है आपको भूटान की लोकेशन, चलो मैं इधर बता देता हूँ आपको भूटान की लोकेशन। वैसे आपको मैप तैयार होना चाहिए, अगर मैप तैयार है तो कई चीज़ें आपको जल्दी इजीली रिवाइज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये है आपका भूटान, इधर आ जाएगा पड़ोस में भूटान। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया ये वाला रीजन है जहाँ आप रहते हो। एंड द सदर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न नेपाल, भाई सदर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न नेपाल मतलब ये जो भूटान से कनेक्ट है, ये वाला रीजन है, क्लियर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेसिकली 163 इंडेंजर्ड स्पीसीज। अब देखो ये जो इंडेंजर्ड वर्ड यूज किया है, ये वर्ड यूज करने वाला आईयूसीएन है, इंडियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये अभी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज आईयूसीएन। तो बेसिकली ये 163 इंडेंजर्ड स्पीसीज है और इसमें कितने बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, और कितने प्लांट की स्पीसीज है, सब यहाँ पर सारी मेंशन है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, क्लियर है। ओके नेक्स्ट देखते हैं द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट ये वाला रीजन जो था ये वेस्टर्न घाट है। याद रखना वेस्टर्न घाट सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे ये रीजन आता है आपके डायवर्सिटी के रीजन में, मतलब बायोडायवर्सिटी के रीजन में यह सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है। दीज हिल्स आर प्रेजेंट अलोंग द वेस्टर्न एज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। यहाँ पर ये हिली रीजन है जो आपका गुजरात से कच्छ ऑफ रन या रन ऑफ कच्छ से कन्याकुमारी तक आता है, ये रीजन है जो मैंने बताया है। मोस्ट ऑफ द डिसेडियस एज वेल एज रेन फॉरेस्ट आर प्रेजेंट इन द रीजन। डिसेडियस प्लांट एंड रेन फॉरेस्ट प्लांट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। देर आर मोर देन 6000 वैस्कुलर प्लांट here which along the more than 2500 genus and 3000 plant out of these are endemic। देखो वैस्कुलर प्लांट का मतलब ये होता है जिनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, वैस्कुलर बंडल्स, दीज आर द वैस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम। ये मैंने आपको बायोलॉजी में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो आप याद रखना कि यहाँ पर कितने स्पीसीज हैं, कितने मैमल्स हैं, कितने रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, ये सारे यहाँ पर मेंशन है। फिर आता है इंडो बर्मा रीजन। तो इंडो बर्मा रीजन का यहाँ पर लिखा हुआ है दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस कंट्रीज इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया टू द साउथ ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर के साउथ रीजन में आप आओगे। म्यांमार, चाइना, यूनान प्रोविंस, सदर्न पार्ट, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वियतनाम, कंबोडिया एंड थाईलैंड। सिंपल सा मतलब ये है, मैं आपको बना के यहाँ पर एक दिखा सकता हूँ थोड़ा सा रीजन। ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन आता है, इस नॉर्थ ईस्ट के रीजन से ये तो पूरा इधर इंडिया है, ठीक है। इस रीजन की जो साइड में चीजें आपको दिखती हैं, म्यांमार, ठीक, वियतनाम, आगे जाओगे कंबोडिया, ये जो पूरा रीजन आता है ये है इंडो बर्मा रीजन, क्लियर। दैट वन इज इंडो बर्मा रीजन। अगर यहाँ पर नहीं क्लियर हो रहा है तो मैं यहाँ पर इसलिए मैप नहीं ऐड किया क्योंकि ऑलरेडी मैं ये मैप ऐड कर चुका हूँ इससे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या है, कौन कौन सी स्पीसीज है यहाँ पर मेंशन है, लिखी हुई है, और यहाँ पर अलग अलग कितने स्पीसीज है वो भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। ये है सुंडालैंड। सुंडालैंड को मैंने अलग से ऐड किया है क्योंकि ये वाला जो वर्ड है ये लोग भूल जाते हैं। भाई मैंने बोला था 4 हॉट स्पॉट है और ये 4th नंबर का हॉट स्पॉट है सुंडालैंड। ये रीजन जो है ये साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, मलेशिया एंड निकोबार आइलैंड। तो इंडिया का निकोबार आइलैंड इसमें आता है, ये याद रखना। इंडिया का निकोबार आइलैंड सुंडालैंड का पार्ट है। सॉरी, ओके नेक्स्ट देखते हैं
बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कैसे होता है? कंजर्वेशन का मतलब है सिंपल सा कि हम किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। कंजर्व मतलब प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको रिजर्व कर सकते हैं। तो दो टाइप है यहाँ पर, इन सीटू एंड एक्स सीटू। इन सीटू का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जहां पर वो एनिमल सरवाइव करते हैं वहां पर इनको फिक्स करना, और एक्स सीटू का मतलब होता है कि जहां पर वो सरवाइव करते हैं वहां से कहीं बाहर ले जाकर उनको रखना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स सीटू का रीजन क्या होता है कि अगर कोई एनिमल ऐसी जगह सरवाइव करता था जहां पर इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो चुकी हैं, तो मैं क्या करूंगा, उसको निकाल करके किसी दूसरी जगह पर रख दूंगा। बट इन सीटू में क्या होता है कि ऐसे एनिमल जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं और वहां पर इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत खराब हो रही हैं, तो हम उस इन्वायरमेंटल कंडीशन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आप ये सोचोगे कि हम एक स्पीसीज को तो वहीं कंजर्व कर रहे हैं और एक को कहीं बाहर लेके जा रहे हैं, ऐसा क्यों करते हैं? देखो सिंपल सा मतलब ये है, इन सीटू कंजर्वेशन में अगर स्पीसीज के नंबर ज़्यादा हैं तो मैं क्या करूँगा, सारी स्पीसीज को मूव नहीं करा सकता, तो मैं उस इन्वायरमेंट को ठीक करने का पूरा प्रयास करूँगा कि वो इन्वायरमेंट की कंडीशन ठीक हो जाए। बट एक्स-C2 में क्या होता है कि जब स्पीसीज कम होती हैं तो उन कम स्पीसीज जिनके नंबर्स कम है, तो मैं क्या करूँगा कि उन स्पीसीज को उठाऊँगा वहाँ से और दूसरी जगह पर प्लेस कर दूँगा। तो जहाँ पर स्पीसीज ज़्यादा होती हैं वहाँ पर इन सीटू कंजर्वेशन करते हैं, और जहाँ पर स्पीसीज कम होती है वहाँ पर हम एक्स सीटू कंजर्वेशन करते हैं, क्योंकि वो बहुत ईजी है। अब इसके एग्जाम्पल आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल आते हैं कि इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन में कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो इन सीटू कंजर्वेशन का सिंपल सा मतलब है, दिस मेथड हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद इन द नेचुरल हैबिटेट। सिंपल सा मतलब ये है कि नेचुरल हैबिटेट का जहां पर वो सरवाइव करते हैं वहां पर उनको फिक्स करना, वहां पर उनको हैबिटेट प्रोवाइड करना। ठीक है, और वो एनिमल्स का भी होता है और प्लांट्स का भी होता है, मतलब हम एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करेंगे और प्लांट्स को भी प्रोटेक्ट करेंगे। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। नेशनल पार्क इसके एग्जाम्पल है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके एग्जाम्पल है, बायोस्फीयर रिजर्व इसका एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है ये तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बट इसके अलावा भी ये वाला जो मैंने डायग्राम ऐड किया है ना, ये और इम्पोर्टेंट है। पूछता है कि बायोस्फीयर रिजर्व में कितने एरिया होते हैं, कितने जोन होते हैं, तो आप बोलोगे 3 जोन। फर्स्ट वन इज कोर जोन, फर्स्ट कौन सा होता है? कोर जोन। सेकंड होता है बफर जोन, एंड थर्ड वन इज ट्रांजिशन जोन। ठीक है, कोर जोन सबसे जो मेन होता है, सबसे जो डार्क कलर में ग्रीन दिख रहा है, दैट वन इज कोर जोन। कोर जोन का मतलब ये है कि उस एरिया में वो पर्टिकुलर स्पीसीज सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो जहां पर वो स्पीसीज ज्यादा होगी तो क्या वहां पर ह्यूमन एक्टिविटी करेंगे? नहीं करेंगे भाई, क्योंकि मुझे उसको कंजर्व करना है, और अगर ह्यूमन एक्टिविटी होंगी तो वो स्पीसीज वहां से मूव कर सकती है, इसलिए यहाँ पर नो ह्यूमन एक्टिविटी। तो कोर जोन में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी। क्लियर? फिर आता है बफर जोन। बफर जोन जो मैंने यहाँ ग्रीन कलर में मेंशन है, दैट वन इज बफर जोन। बफर जोन कोर जोन और ट्रांजिशन जोन के बीच का होता है। बफर का मतलब ये होता है बीच का एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर टूरिज्म और ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, मतलब एनिमल यहाँ पर क्या ग्रेजिंग कर सकते हैं, ग्रेजिंग एक्टिविटी कर सकते हैं, घास फूस खा सकते हैं। और टूरिज्म का मतलब ये है कि लोग घूमने आ रहे हैं, हमको उनसे पैसा चाहिए, तो हमने उनको घुमा दिया, दिखा दिया कि ये देखो ये पार्क है, ऐसा ऐसा पार्क है। ठीक है, तो टूरिज्म एक्टिविटी और ग्रेजिंग ऑफ एनिमल ये हम कर सकते हैं बफर जोन में। क्लियर हो गया? फिर आता है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन का मतलब ये है कि जो सबसे बाहर का एरिया है, इस बाहर के एरिया में ह्यूमन सेटलमेंट और क्रॉप कल्टीवेशन दोनों ही काम हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम जाकर रह भी सकते हैं, हम जा भी सकते हैं, और यहाँ पर जो कल्टीवेशन है, क्रॉप कल्टीवेशन मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी हम यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। दैट वन इज इन सीटू कंजर्वेशन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व में 3 चीजें होती हैं, कोर जोन, बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन। कोर जोन जो मेन है, मेजर है, जो सबसे अंदर होता है, इनर मोस्ट पार्ट, जहां पर उस पर्टिकुलर स्पीसीज या प्लांट को सेट फिक्स किया जाता है, वहां पर ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी। देन बफर जोन, बफर जोन मिडिल पार्ट होता है,
टूरिज्म के लिए वहाँ पर हम उसको ओपन कर सकते हैं। ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, मतलब एनिमल वहाँ पर ग्रेजिंग एक्टिविटी कर सकते हैं। और थर्ड वन इज ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन एनिमल्स के लिए तो ओपन ही है, बट ह्यूमन सेटलमेंट के लिए भी ओपन है और क्रॉप कल्टीवेशन के लिए भी ओपन है, बहुत बाहर का एरिया होता है, ठीक है। देन आता है ex situ कंजर्वेशन। ex situ का मतलब ये है कि दिस मेथड रिफर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया ऑफ आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। मतलब कोई रहता है किसी जगह पर और यहाँ पर इनके नंबर बहुत कम हो रहे हैं, तो मैं इस एनवायरनमेंट को ठीक नहीं करूँगा, मैं इनको बाहर लेके जाऊँगा और किसी अच्छी जगह पे जाकर रख दूंगा, ठीक है। तो ये होता है एक्स सिटू। एक्स मतलब बाहर, इन मतलब अंदर। तो इसके एग्जाम्पल हैं जू, नर्सरी, बोटेनिकल गार्डन, जीन बैंक। ये सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर हम क्या करते हैं, जू, भाई आप चिड़ियाघर जाते हो तो चिड़ियाघर या जू में आप देखते हो कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज को हमने वहां रखा हुआ है, ठीक है। कोई अमेरिका की है स्पीसीज, कोई अमेजन फॉरेस्ट की है, कोई ब्राजील के फॉरेस्ट का है, कोई इंडिया की ही है स्पीसीज है, उसको हम अलग अलग ला करके वहां पर रिजर्व करते हैं। दैट वन इज एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो ये है एक्स सीटू और इन सीटू। और ये बेसिकली जो मेथड है ये कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब प्रोटेक्शन के लिए है। नेक्स्ट है लास्ट में IUCN। बात ये आती है कि जो मैं बार बार देर से बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी चिल्ला रहा था, ये बायोडाइवर्सिटी को कौन बताता है कि स्पीसीज ज़्यादा हैं या स्पीसीज कम है या स्पीसीज प्रेजेंट है या एब्सेंट है। मतलब ये बायोडाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं पर काउंट किया जाता है, ठीक है, कि कौन सी स्पीसीज कितनी है। और ये सारा काम कौन करता है, ये कोई ना कोई एक इंस्टीट्यूशन है, और वो इंस्टीट्यूशन है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये इसका जो फुल फॉर्म है ये इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में एक एरिया है ग्लैंड, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना, ठीक है। क्रिएटेड इन 1948। 1948 में ये बनाया गया था। और IUCN में जो थर्ड लाइन लिखा हुआ है ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी, इन दोनों का कंपोजिशन है। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट सोसाइटी भी है और सिविल सोसाइटी है, इन दोनों ने ऐड करके, इन दोनों लोगों ने मिल करके ये IUCN में काम करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब IUCN का हेडक्वार्टर हो गया ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। इसका डेट हो गया 1948। ये भी डिसाइड कर लिया कि IUCN तो सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट के बीच का है, ये दोनों लोग मिलकर काम करते हैं। अब ये बात आती है कि IUCN कैसे डिसाइड करता है कि कौन सी स्पीसीज कितना है, मतलब उसके नंबर्स कितने हैं, उसको कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक ये कौन लॉन्च करता है। तो भाई रेड डेटा बुक लॉन्च करने वाला IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसने IUCN ने रेड लिस्ट कैटेगराइज किया है, उसमें कितने वो है कैटेगरीज हैं, दैट वन इज 9 कैटेगरीज। ये याद रखना कि यहाँ पर 9 कैटेगरीज को किया है, 9 कैटेगरीज, 1 2 3 4 6 7 8 9 कैटेगरीज में यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है एक छोटा सा any means not evaluated, ex means extinct, critically endangered means CR, endangered means EN, vulnerable means VU, एंड जो आपको मेन याद रखना है वो है EN मतलब इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड मतलब रेड कलर, ठीक है। तो ये है IUCN। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर करना यहाँ पर ये है कि सबसे पहला आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो मैंने ये PDF पूरा आपको क्लियर किया है PPT, इसके बारे में ये जितना भी चीज़ें मेंशन है ये सारा इंपॉर्टेंट है। आपको इसको पॉज करके जहाँ समझ में नहीं आता आप उसको समझिए, दोबारा देखिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका नोट्स आपको PDF के फॉर्म में ग्रुप में ऑलरेडी मेंशन किया गया है, वहां पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहला जो मैंने अभी IUCN बताया है, ये IUCN के जो रेड डेटा बुक है, रेड डेटा बुक में जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है, इनकी लिस्ट दी गई है। उन स्पीसीज को आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क उनके नाम दिए गए हैं, वो नाम और लोकेशन आपको याद रखनी है, खासकर आपके अपने एरिया में, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, इन सब के बारे में वहाँ टोटल लिस्ट मैंने मेंशन करी है,
वहां पर जाकर के आपको देखना है कौन कौन सा पार्क कहाँ कहाँ पर है। ये चीज़ आप एक बार खुद से मैप में मेंशन कर लोगे तो वो आपको एक याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके ओके, थैंक यू क्लास।